हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आपका बहुत ही स्वागत करता हूं हमारे 11th क्लास के फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन की एप्लीकेशंस देखी थी। बेसिकली देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस जिनको हमने वन बाय वन ठीक है स्टडी किया और उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बन सकती थी उन पर डिस्कशन किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन की वो कंप्लीट हो जाती है। एक तरह से कहा जाए तो डायमेंशन का जो टॉपिक ही है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस टॉपिक के साथ साथ इसको एंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारे सामने रह जाता है जिसको हम कहते हैं, हेडिंग लगा रहा हूं मैं, देखिए, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो देखिए, डायमेंशंस के बहुत सारे काफ़ी यूजेस भी हैं। तो उन यूजेस के साथ साथ में क्या है, यहाँ पर डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ पर लिमिट कर जाते हैं, कहाँ पर इनकी जो है वो सीमा है, ठीक है, कहाँ पर ये वर्क नहीं कर पाते। तो बेसिकली उन कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है बेटा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो आइए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस की। देखिए, पहला, फर्स्ट, by the help of dimensions, we cannot able to find we cannot able to find the values of constants। डायमेंशन की हेल्प से या डायमेंशन के थ्रू हम जो रिलेशन डराइव करते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो हम रिलेशन डराइव करते हैं मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, उसमें जो कांस्टेंट आता है जिसको हम के एज्यूम करते हैं, उस के की स्पेसिफिक वैल्यू आपको डायमेंशन की हेल्प से नहीं मिलती है ना। उसको हमेशा हर बार हमें के ही एज्यूम करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर डायमेंशन में एक स्पेसिफिक कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बट वो स्पेसिफिक वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, या मैं बोलूँ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप कांस्टेंट्स की वैल्यूज जो है वो डिराइव नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी depends on more than 3 physical quantity, then we cannot able to derive relation for them। देखिए, जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या कहते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स डिपेंड करती है मास, वेलोसिटी, रेडियस पर, इस तरह से रिलेशन बनाते हैं ना थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में। तो यहाँ पर देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, उनमें अभी तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती थी। ऐसा इसलिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती भी होगी तो आप फिर उसके लिए डायमेंशन रिलेशन डराइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर ये मोर देन 3, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई x आ गया, अगर ये मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो फिर हमें जो इन्हें पावर देनी पड़ेगी a, b, c और d देनी पड़ेगी, एक d पावर और आ जाएगी, और फिर इन चारों की वैल्यूज जो है वो आपको डिटरमाइन करनी
पड़ेगी। लेकिन इन चारों की वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए आपके पास में जो इक्वेशंस बनती है वो मैक्सिमम कितनी बनती है, 3, क्योंकि इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं, MLT की पावर्स को कंपेयर करके। इक्वेशंस हम कैसे बनाते थे, MLT की पावर्स को कंपेयर करके। तो यहाँ पर जो आपके पास में MLT है वो तो 3 ही है, ठीक है ना, मास, लेंथ और टाइम। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं वो 3 ही है। तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी एट मोस्ट वो कितनी बढ़ेगी स्टूडेंट्स, 3 ही बनेगी, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन से 4 अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है ना। हाँ, ये मैथमेटिकल लिमिटेशन है, ठीक है ना। अगर 4 अननोन क्वांटिटीज है तो आपको एटलीस्ट 4 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। जैसे अगर मान लीजिए एक इक्वेशन लिख देता हूं 3x + y = 6, ठीक है ना। तो ये आपकी एक इक्वेशन है। यहां पर अननोन क्वांटिटीज कितनी है, अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, एक है x और दूसरा है y। क्या हम इस एक इक्वेशन से दोनों अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसमें x और y दोनों अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट और होगी ही होगी। सिमिलरली वही चीज यहां पर आएगी। तो अगर 4 अननोन क्वांटिटीज यहां पर डिफाइन हो रही है तो इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है देन वी कैन नॉट एबल टू डराइव रिलेशन फॉर देम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये तो एग्जांपल है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। आप उसके लिए रिलेशन डराइव नहीं कर सकते। इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये आपकी सेकंड लिमिटेशन हो जाएगी। थर्ड लिमिटेशन क्या है इसमें, थर्ड लिमिटेशन फॉर्मूलाज और रिलेशंस, formulas or relations which contain trigonometric, logarithmic and exponential functions like y is equals to a sin omega t minus kx, n is equals to n naught e to the power minus lambda t। इस तरह से कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं, लैम्डा टी और x is equals to 2 log base x। इस तरह के रिलेशंस देख पा रहे हैं आप, इस तरह के रिलेशंस क्या क्या हो गए, y is equals to a sin omega t, n equals to n naught e to the power minus lambda t and x equals to 2 log e base x। इस तरह के रिलेशन जिसमें कोई साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब यही होता है e की पावर मैथमेटिकल टर्म होती है, चर घातांकी फलन बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या फिर अगर कोई लॉगरिदमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो ऐसे फंक्शंस जो हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं किए जा सकते। तो फंक्शन और फॉर्मूलाज विच कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस are cannot able to derive through dimensional analysis। तो ये cannot, these are cannot able, we are cannot able to derive these such kind of relations through dimensional analysis। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मेन जो डायमेंशन की लिमिटेशंस है वो यही हैं, ठीक है, 1, 2 and 3। ये तीनों ही क्या है गाइस, ठीक है, ये तीनों ही आपके डायमेंशंस की क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी। ये लिमिटेशन है, यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस जो है वो वर्क नहीं करती। ओके, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, चलिए। हाँ,
Shall I go further? Okay. Now, अब जो हमारा नया टॉपिक आ रहा है गाइस यहां पर, ठीक है, उसकी हेडिंग है एरर्स. एरर्स इन मेजरमेंट. एरर्स इन मेजरमेंट, ये आपका जो है वो नया टॉपिक है, एरर्स इन मेजरमेंट. एरर्स की बात करते हैं हम. देखिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सिंगल लाइन डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स स्टडी है किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की. और फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं गाइस? मेजर करते हैं. किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हम उनको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है. तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में ऑब्वियसली हो सकता है कि किसी ना किसी रीजन से एरर अकर हो, है ना. आपका मेजरमेंट हमेशा करेक्ट होगा, 100% सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो आपके मेजरमेंट में जो है वो एरर पॉसिबल हो सकती है. ये एरर क्या होती है? एरर बेसिकली, एरर को कैसे डिफाइन किया जाता है? एरर्स आर difference of true value and measured value. In our measurement. एरर्स बेसिकली क्या होते हैं? एरर्स को अगर हम डिफाइन करें तो एरर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर होती है गाइस, वो क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस. ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस. ठीक है, यही बेसिकली एरर होता है और कुछ नहीं. मतलब किसी भी मेजरमेंट को आप देख लीजिए, जैसे सपोज हमें किसी रूम की लेंथ मेजर करनी है, वो एक तरह से मेजरमेंट हो गया लेंथ का. रूम की लेंथ मेजर करनी है और मैं जानता हूं कि उस रूम की लेंथ जो है वो ट्रूली कितनी है? 10 मीटर्स. 10 मीटर किसी रूम की क्या है? लेंथ है. अब मैंने अपने किसी स्टूडेंट को क्या किया? वो एक्सपेरिमेंट करने को दे दिया कि आप उस, ठीक है, लेंथ मेजर कीजिए उस रूम की. तो वो स्टूडेंट जो है वो बेसिकली किसी डिवाइस की हेल्प से क्या वो गया उसको मेजर करने, और उसने जो वैल्यू मेजर की वो वैल्यू थी अप्रॉक्स 9.5 मीटर्स. क्या थी? 9.5 मीटर्स. तो स्टूडेंट के लिए उस मेजरमेंट की जो वैल्यू आई, विच इज मेजर्ड वैल्यू, वो कितनी आई? 9.5 मीटर्स. तो जो 9.5 मीटर, ट्रू वैल्यू क्या थी? 10 मीटर, और मेजर्ड वैल्यू क्या आई? 9.5 मीटर. तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया गाइस? 0.5 मीटर. दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज नथिंग बट एरर. ये क्या है? इट इज एरर इन आवर मेजरमेंट. समझ पाएंगे आप लोग? ठीक है ना. तो किसी भी मेजरमेंट में, क्लियर, हर मेजरमेंट की एक ट्रू वैल्यू होती ही होती है. एग्जैक्ट रिजल्ट तो होगा, लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं, अगर हमारा मेजर्ड रिजल्ट ट्रू वैल्यू से डिफरेंस में आता है, अलग आता है, तो ये जो डिफरेंस कहलाता है, यही कहलाती है आपकी एरर इन मेजरमेंट. एरर इन मेजरमेंट. आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी. ठीक है, चलिए, तो हम टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करते हैं. देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितने टाइप्स की एरर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. देखिए, टाइप्स ऑफ एरर्स. टाइप्स ऑफ एरर्स. टाइप्स ऑफ एरर्स की अगर बात करें तो जनरली काफी सारी बुक्स में खूब सारी एरर्स दे रखी होती है, लेकिन एक्चुअली जेन्युइनली अगर हम देखें तो एरर्स जो है वो दो टाइप की ही होती हैं. फर्स्ट इज योर सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर. इसके अलावा भी कांस्टेंट एरर, ग्रॉस एरर काफ़ी सारे बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो इन एरर्स का ही पार्ट होता है और कुछ नहीं. तो अगर हम जेन्युइनली बात करें, प्रिसाइज फॉर्म में बात करें, तो जेन्युइनली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर होती है गाइस, वो इन दोनों में से ही किसी एक टाइप की होगी, विच इज वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड अदर इज रैंडम एरर. आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं क्या होती है. देखिए, दोबारा से मैं फर्स्ट हेडिंग लगाता हूं.
फर्स्ट हेडिंग इज योर सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? एरर, errors whose reason of occurrence is known in our measurement. In our measurement are called systematic errors. सो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है गाइस? सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनका रीजन ऑफ अकरेंस क्या हो, हमें पता हो. मतलब ये किस रीजन से आ रही है मेरे मेजरमेंट में, उसका रीजन जो है वो मुझे क्या है, नोन है. तो ये एरर कहलाती है मेरी सिस्टमैटिक एरर. देख लीजिए, ठीक है. मतलब किसी ना किसी रीजन से ये एरर आती है आपके सिस्टम में, और वो रीजन हमें क्या हो, पता हो, रीजन ऑफ अकरेंस क्या हो, नोन हो. तो ये एरर जो है वो क्या कहलाएगी? सिस्टमैटिक एरर्स. सिस्टमैटिक एरर्स के काफी सारे टाइप्स या पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक एरर मतलब एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. या इसी को आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंटल एरर. इसी को हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. देखिए, एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या? जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट लेने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही आपका क्या हो, फॉल्टी हो, खराब हो. सपोज अगर हम किसी इंची टेप से रूम की लेंथ मेजर करने जा रहे हैं और वो इंची टेप कहीं से टूटी हुई है या कहीं से फटी हुई है, तो क्या आपको कभी प्रॉपर ट्रू वैल्यू रिजल्ट मिल पाएगा? क्या जीरो एरर रिजल्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा. मेरी बात समझे आप? जिस स्केल से, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट लेने जा रहे हैं, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही वो फॉल्टी हो, कहीं से टूटा हुआ हो, कहीं से, ठीक है, श्रिंक हो या ठीक है, ब्रेक हो, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा. और हमें उसका रीजन पता होगा, कहीं ना कहीं हम पता लगा पाएंगे कि आपका हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब है, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को अगर करेक्ट इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस करेंगे तो हम प्रॉपर एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा बेटा, एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंटल एरर. सेकंड वन इज imperfection. Imperfection in experimental techniques. Imperfection in experimental techniques. क्या मतलब है इसका? Imperfection in experimental techniques का, देखिए, जो ऑब्जर्वर मेजरमेंट लेने जा रहा है, अगर उसको उस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का प्रॉपर एक्सपीरियंस ना हो, वो उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में इनपरफेक्शन हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट तो हमारा करेक्ट है लेकिन हमें उसकी रीडिंग प्रॉपर लेना आती ही नहीं है. ठीक है ना, किसी को मैंने मेजरमेंट लेने के लिए बोल तो दिया कि आप इस रूम का लेंथ जो है वो मेजर कर लीजिए, बट उसको पता ही नहीं है कि वो मेजरमेंट कैसे लेना है. ठीक है ना, इंची टेप को कैसे पकड़ना है, मीटर स्केल को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है. अगर वो डायमेंशनली या डायगोनली इंची टेप को ले जाएगा तो क्या उसको उसकी लेंथ प्रॉपर मेजर होगी? नहीं होगी. तो दैट इज व्हाट, ठीक है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. जो प्रॉपर टेक्निक है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की या मेजरमेंट कंडक्ट करने की, उसमें अगर इम्परफेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक एरर. क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, सी पार्ट. दिस इज व्हाट, पर्सनल एरर. पर्सनल एरर.
पर्सनल एरर इज व्हाट? पर्सनल एरर इज नथिंग बट द केयरलेसनेस, ठीक है, एरर अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या वो केयरलेस शो कर रहा है, केयरलेसनेस शो कर रहा है इन मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट ऑब्जर्वेशंस, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी, सपोज वो प्रॉपर डायरेक्शन में रीडिंग ले ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट होल्ड करना चाहिए वो प्रॉपरली उसको होल्ड नहीं कर रहा है। आपका इंस्ट्रूमेंट सही है, उसकी टेक्निक भी सही है, लेकिन उसकी खुद की केयरलेसनेस की वजह से पर्सनली, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑब्जर्वर है वही पर्सनली क्या है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो आपके रिजल्ट में एरर आएगी, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। क्लियर है? ठीक है, आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन है सिर्फ एरर्स का, वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट डी पार्ट इज कॉल्ड एरर्स ड्यू टू external factors. Errors due to what? Sorry, external factors. एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है कि देखिए हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी करेक्ट है, हमें मेजरमेंट लेना भी प्रॉपर आता है, ठीक है, हम पर्सनली भी बिल्कुल केयर शो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर किसी तरह का हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, देयर इज अ नो मैन मेड कंट्रोल ऑन सच थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मेजर करते हैं, सिंपल पेंडुलम को आपने हैंग किया है रिजिड सपोर्ट से, आप उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं और आप उसका ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो नोट करना चाहते हैं, और गलती से आपके रूम की जो विंडो है वो ओपन रह गई, तो वहां से जैसे ही एयर पास होगी, हवा आएगी, तो आपका जो पेंडुलम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाने से आपके पास में ऑसिलेशंस के करेक्ट, ठीक है, काउंट डाउन्स नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर गया आपके मेजरमेंट को। सिमिलरली अगर आप किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, उस सेटअप के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और अगर हम उस वायर को कुछ देर के लिए धूप में रख देते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में रख देते हैं, तो क्या आप उस वायर का करेक्ट रेजिस्टेंस मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और आपको करेक्ट रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? अगर आप किसी लेंस या मिरर के थ्रू किसी कैंडल की इमेज फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर उस इमेज फॉर्मेशन में अगर सपोज कर लीजिए फैन या कूलर ऑन हो गया, आपकी कैंडल जो है वो डिम हो गई, बुझ गई, तो आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे रीजंस किस में आते हैं? एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। क्लियर है? तो सिस्टमेटिक एरर्स जो होती है बेसिकली आपको क्लियर हो चुकी होगी, एरर्स हुज रीजन ऑफ अकरेंस इज नोन, जिसके आने का रीजन हमें पता हो, ठीक है, इन आवर मेजरमेंट। कितने टाइप्स की हो सकती हैं? जनरली 4 टाइप्स की हो सकती हैं। वन इज एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfection in experimental techniques, पर्सनल एरर एंड एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारी सिस्टमैटिक एरर होती है। जल्दी से नेक्स्ट एरर की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट टाइप जो होता है हमारा सेकंड टाइप इज व्हाट? सेकंड टाइप ऑफ एरर जो है वो है आपकी रैंडम एरर। सेकंड टाइप ऑफ एरर जो है वो क्या कहलाती है गाइस? वो कहलाती है रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या है? देखिए रैंडम एरर और कुछ नहीं है, मान लीजिए हमने करेक्ट सारे मेजरमेंट्स जो है, ठीक है, या सारे मेजर्स जो हैं वो करेक्ट ऑब्जर्व किए हैं, ऑप्ट किए हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, लेकिन फिर भी हमारे पास में किसी ना किसी रीजन के वजह से एरर आ रही है, बहुत ही माइन्यूट एरर आ रही है, सब कुछ प्रिकॉशंस हमने लिया है, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं किसी रूम की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है? 10 मीटर, लेकिन मेरे पास में जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है सपोज कीजिए 9.8 मीटर, 9.92 मीटर। काफी क्लोज रिजल्ट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। इतना सा माइन्यूट डिफरेंस क्यों आ रहा है? मैं उसका रीजन पता नहीं लगा पा रहा हूं, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस जो हमने 4 एरर्स देखी थी, इनमें से कोई एरर नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी सर्टेन रीजंस हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी वायर, कोई वायर ले लीजिए, किसी वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आपका जो वायर होता है गाइस वो कुछ इस तरह से होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल देखा जाए वायर का, तो वायर का सरफेस एरिया या वायर का डायमीटर सब जगह से यूनिफॉर्म हो ऐसा जरूरी
नहीं है, ठीक है। कहीं से वो थोड़ा सा डायमीटर उसका क्या होगा, सरफेस जो होगा उसका वो श्रिंक होगा, कहीं से वाइड होगा, कहीं से श्रिंक होगा, कहीं से वाइड होगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम इसका डायमीटर मेजर करें तो हमारे पास में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस जो है वो डायमीटर की कैलकुलेशंस में आ सकते हैं, और हो सकता है कि इसका रीजन हमें पता ना चले। तो इस तरह की एरर्स, ठीक है, जिनका रीजन ऑफ अकरेंस हमें क्या हो, नोन ना हो, जिनका रीजन ऑफ अकरेंस हमें नोन ना हो, ये कहलाते हैं, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट रैंडम एरर्स, एरर्स विच अकर इन आवर मेजरमेंट whose reason of occurrence is not known, whose reason of occurrence is not known, are called random error. ऐसी एरर्स को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। तो अब देखिए, अगर इस तरह की रैंडम एरर आपके रिजल्ट में आ जाती है तो अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर अगर होती तो जो रीजन होता उसका अकरेंस का, हम उसको फिल्टर आउट करते और हमारी एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाती। लेकिन अगर रैंडम एरर आ रही है आपके रिजल्ट के अंदर और आप उसका जो रीजन ऑफ अकरेंस है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस एरर को हम कंप्लीटली फिनिश तो नहीं कर सकते, हमारे मेजरमेंट्स में से कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको एक पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ लिमिट में मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। हम उसको एक पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ लिमिट में मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, मतलब उसमें कमी ला सकते हैं। उसमें कमी लाने का जो मेथड है वो क्या है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं मेथड टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, मेथड टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का मेथड क्या है, अगर आपके किसी मेजरमेंट में बहुत ही माइन्यूट एरर्स आ रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं और आप उस डिफरेंस की वजह पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वेरियस साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि आप उस एक्सपेरिमेंट को क्या करें, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है आप जितना चाहे कर सकते हैं, आइदर 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे, ध्यान रखिएगा प्रीशियसनेस जो है आपके मेजरमेंट में वो उतनी ही ज्यादा आएगी, मतलब करेक्टनेस जो है या एरर जो है वो उतनी ही कम रह जाएगी जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करेंगे। तो अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपके पास में एन जो है वो क्या रह जाएंगी, मेजर्ड वैल्यूज रह जाएंगी। हर बार आपके पास एक वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर ये वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मेरे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर है, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता हूं किसी एक्सपेरिमेंट को और हर बार एक ही वैल्यू आ रही हो, इसका मतलब क्या है, या तो मैं करेक्ट हूं या हर बार गलत हूं। लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यूज आएगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो अगर आपको फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना है तो आप क्या करें, किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करें और उससे n मेजर्ड वैल्यूज जो है वो ऑब्टेन करें। यहां पर देखिए, मैंने सपोज कीजिए किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को यहां पर क्या किया है, n टाइम्स रिपीट किया है, जिससे मेरे पास a1 a2 a3 डैश 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 an क्या आ गई है, क्या ऑब्टेन हुई है, n मेजर्ड वैल्यूज। ये क्या है आपकी n मेजर्ड वैल्यूज। तो n मेजर्ड वैल्यूज फाइंड कर लीजिए और उन सारी n मेजर्ड वैल्यूज को सम अप करके उसका एक अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया, सारी वैल्यूज को ऐड करके मैंने क्या किया, यहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया। तो जब आप नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या निकलेगा, अर्थमेटिक मीन निकलेगा, a बार HMATIC, अर्थमेटिक मीन। ये जो अर्थमेटिक मीन आपके पास निकलेगा बच्चों, ठीक है, a बार, इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट, इसी को हम बोलेंगे नियरेस्ट ट्रू वैल्यू, नियरेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ये जो रिजल्ट आएगा ये सबसे लीस्ट एररफुल रिजल्ट होगा आपका, ध्यान रखिएगा, सबसे लीस्ट एररफुल रिजल्ट होगा। लीस्ट एररफुल रिजल्ट होने का मतलब क्या है,
कि ए बार जो हो गया ये सबसे नियरेस्ट ट्रू वैल्यू हो जाएगी मेरे फाइनल रिजल्ट की। मतलब अगर आपके मेजरमेंट में रैंडम एरर्स आ रही है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या होगा कि किसी भी जिस एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर रहे हैं उसको n टाइम्स रिपीट करें, n टाइम्स रिपीट करके n मेजर्ड वैल्यूज फाइंड करें। n मेजर्ड वैल्यूज फाइंड करने के बाद में सारी मेजर्ड वैल्यूज का क्या कीजिए, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लीजिए। दैट अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट द नियरेस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ योर मेजरमेंट। करेक्ट। तो ये आपका रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का जो है बेसिक मेथड होता है। अब इसको मिनिमाइज करने के बाद में कुछ एरर्स होती हैं और इसमें जो फाइंड की जाती हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। उनके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बेसिकली एरर इज व्हाट? एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड योर मेजर्ड वैल्यू। ओके, बेसिकली दो टाइप्स की होती है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। दोनों आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इनको। ठीक है, ओके, तो आप इनको यहां तक रीड कीजिएगा और किसी डाउट की वजह नहीं होगी, अदरवाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मैटर पर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।